नमस्कार दोस्तों, मैं पवन आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल ज्ञान कलश पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से हमने इस चैनल की शुरुआत की है। हमारा उद्देश्य इस समय है CUET 2023। जो छात्र हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं उनको मैं बता दूं कि इस चैनल पर हम फ़िलहाल स्पेसिफिकली CUET 2023 की पूरी एक कॉम्प्रिहेंसिव तैयारी करा रहे हैं। हर चीज़, हर सब्जेक्ट, चाहे वो सेक्शन A की लैंग्वेजेस हो, चाहे वो सेक्शन 2 के डोमेन सब्जेक्ट हो, या फिर सेक्शन 3 का हमारा जनरल टेस्ट हो, हर एक सब्जेक्ट का हर एक पार्ट आपको इस चैनल पर मिलेगा। कुछ भी हमसे छूटेगा नहीं। कई सारे सब्जेक्ट हमारे शुरू हो चुके हैं, आप प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं। जिस भी कोर्स में आपको एडमिशन लेना है उसके अकॉर्डिंग, जैसे अगर आपको BA करना है तो उसके रिक्वायरमेंट्स अलग हैं, BSc BCom BCA करना है या कोई और अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज करने हैं उसके रिक्वायरमेंट अलग है। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको अलग अलग डोमेन सब्जेक्ट फिल करने हैं, अलग अलग सब्जेक्ट फिल करने हैं। वो रिक्वायरमेंट्स क्या हैं उसके लिए एक अलग वीडियो है, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। अगर आपको मान लीजिए फिज़िक्स पढ़नी है या मैथमेटिक्स पढ़नी है, कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, पॉलिटिकल साइंस पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इंग्लिश, हिंदी, सबका हमारे पास प्लेलिस्ट बना हुआ है। अभी हम शुरुआत कर रहे हैं। हम अभी थोड़ा सा हमारे वीडियोस अभी धीरे आ रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि जब तक आपके बोर्ड की परीक्षाएं ख़त्म हों तब तक हम आपके साथ कॉपअप कर लें। जैसे ही परीक्षाएं आपकी ख़त्म होती हैं उसके बाद आपको सिर्फ यहाँ पर रहना है और कहीं नहीं जाना। और मैं आपको ये इंश्योर करता हूँ कि एक बार फिर से जब हम मिलेंगे परीक्षा के बाद, तो यहीं से, इसी चैनल से जितने भी सवाल आपको हमारे शिक्षक बताएंगे, हमारे टीचर्स ने जितने क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन किए होंगे, उन्हीं में से आपको लगभग सारे सवाल मिल जाएंगे। और अगर आप बिल्कुल अच्छे से तैयारी करते हो, हमारे साथ जुड़े रहते हो, तो बिल्कुल आपको सिलेक्शन लेने से कोई रोक नहीं सकता। इसके अलावा एक और चीज़, अगर आपको कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, तो आप यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, वहाँ पर लिंक दिए गए हैं और उन लिंक्स को आप क्या कर सकते हो, क्लिक कर सकते हो। नंबर्स हैं, आप उन पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी भी बच्चे को इसकी ज़रूरत है तो आप उनसे कांटेक्ट करके उन्हें इस चैनल के बारे में बता सकते हो, ठीक है। तो आप शुरू करते हैं फिर आज का वीडियो। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं ज्ञान कलश पर? ज्योग्राफी, ठीक है। तो ज्योग्राफी का एक सिलेबस का वीडियो था, वो मैंने आपको बताया था कि सिलेबस में हमारे क्या क्या है। इसके अलावा हमारा जो पहला टॉपिक है ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप, NCERT का जो ये चैप्टर नंबर क्या है, 1। देखो आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हो, ठीक है। एग्ज़ाम्स आपके अंडरगो हैं, ठीक है। तो मैं आपको पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितने में मुझे उम्मीद है कि MCQs आएंगे। एक ओवरव्यू टाइप का रहेगा। इसके अलावा अगर किसी टॉपिक में आपको लगता है कि किसी डिटेल एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। बट यहाँ पर पूरा अगर आप ये सोच रहे हो कि अच्छा 2 महीने में पूरा सिलेबस कवर होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक। तो उस हिसाब से और MCQs उसी तरह से प्रिपेयर करना है जैसे MCQs को सॉल्व करना है, डिस्क्रिप्टिव नहीं पढ़ने हैं उसको, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं फिर। तो सबसे पहले तो बात ये आती है ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या? देखो ये डेफिनेशंस हैं जो कि किताब में लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हो, ठीक है। अलग अलग जो हमारे ज्योग्राफर्स हैं उन्होंने अपने हिसाब से ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशंस दी हैं, ठीक है। इतना आपसे ये कभी नहीं पूछेगा MCQ में कि अच्छा हाँ बताओ ह्यूमन ज्योग्राफी की डेफिनेशन क्या होती है। ये क्या है, ये आपका डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, लेकिन समझना ज़रूरी है। देखो ह्यूमन ज्योग्राफी कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, एक है ह्यूमन, एक है ज्योग्राफी, ठीक है। तो एक सिंपल सी चीज़ है, जब ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी मतलब किसके साथ, जो भी हमारे ज्योग्राफी में जो चीज़ें हैं, जैसे क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कहीं पे लैंडस्केप कैसा है, कहीं का क्लाइमेट कैसा है, इन सारी चीज़ों के साथ जब वो कॉपअप करता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी। तो ह्यूमन ज्योग्राफी इज नथिंग बट इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ह्यूमन एंड ज्योग्राफी, दैट्स इट, ठीक है। ज्योग्राफी के जो अलग अलग सेक्टर्स हैं उसमें ह्यूमन किस तरह से कॉपअप करता है, यही ह्यूमन ज्योग्राफी है। जैसे अगर मान लो कहीं पे लैंडस्केप पहाड़ का है तो उसके रहने के तरीके अलग होंगे, कहीं पे अगर नदियां हैं तो उसके रहने के तरीके अलग होंगे, उसके हिसाब से वो क्लाइमेटिक सिचुएशंस डिफरेंट होंगी, तो वो कपड़े अलग पहनेगा, वहाँ पे खेती अलग करेगा। इन्हीं सब चीज़ों को, स्टडी को हम क्या बोलते हैं,
ह्यूमन ज्योग्राफी। लास्ट ईयर आप लोग क्या पढ़ते हो, फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। फिजिकल मतलब ये वाले पार्ट, और इसका ह्यूमन के साथ कैसे रिलेशनशिप है, इसको हम क्या कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी। सो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा ह्यूमन ज्योग्राफी होती क्या है। मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी मीन्स नथिंग बट इट इज़ एन अंडरस्टैंडिंग बिटवीन ह्यूमन एंड ज्योग्राफी। इंसानों और ज्योग्राफी के बीच में कैसे एक अंडरस्टैंडिंग बनती है कि इंसान ज्योग्राफी के हिसाब से चलता है, इसी को हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहा करते हैं। ठीक, अब भाई बात यह है, यहाँ पर देखो देखो ये चैप्टर है क्या बेसिकली। इस चैप्टर में हमको एक ओवरव्यू दिया गया है कि ह्यूमन ज्योग्राफी की हिस्ट्री क्या थी, कैसे ह्यूमन और ज्योग्राफी आपस में इंटर रिलेट करते हैं, और वो हिस्टोरिकली कैसे इंटर रिलेट करते हैं, आज पहले उनका रिलेशन कैसा था, आज उनका रिलेशन कैसा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर दो आपको वर्ड्स दिखेंगे, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, अब मैं फ्रेजेस कह सकते हो, दूसरा है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, देखो अगर आप पुराने जैसे ये तो किताबी जो लैंग्वेज लिखी है वो तो लिखी हुई है, देखो बहुत सीधी सी स्टोरी के माध्यम से मैं समझाता हूँ आपको। अगर आप पुराने ज़माने में जाओ, ठीक है, तो उस समय इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी, तो इंसान क्या करता था, इंसान नेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता था। जैसे अगर मान लो कि पानी बरसने लगा और इंसान के पास शेल्टर नहीं है, तो उस समय वो ज़्यादा शिकार पे नहीं जाता था। अगर मान लो गर्मी आई, तो उसे पता था कि अच्छा अगले 3-4 महीने बाद अगर ठंडी आने वाली है और मुझे बहुत ज़्यादा जानवर नहीं मिलेंगे या खाने का नहीं मिलेगा, तो क्या करता था, ढेर सारे जानवर या खाना पीना अपना जुटा करके रख लेता था ठंडियों के लिए। ठीक, तो ये क्या था, ऐसा इंसान क्यों करता, क्या आज भी हम लोग ऐसा करते हैं? आज हम लोग ऐसा नहीं करते हैं। हमको पता है कि अच्छा हाँ, गर्मी हो ठंडी हो, हमको खाना खाने के लिए जो अनाज है वो मिल जाएगा, क्योंकि हमने स्टोर करके रखा हुआ है। तो उस पर जो हमारा है उस पर नेचर का कोई असर नहीं है। लेकिन अगर आप पिछला देखो, वहाँ पर नेचर असर डालती थी। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज कॉल्ड नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। मतलब प्रकृति के हिसाब से जो इंसान था वो अपने आप को एडजस्ट करता था। ठीक है, अगर मान लो उसको XYZ तरह की ही खेती कहीं होती है, तो वो वही तरह की खेती करके उन्हीं तरह की चीज़ों को खाता था। अगर मान लो कहीं पर चावल की खेती नहीं हो सकती, अब जैसे अगर आप अरब में जाओ, वहाँ पर अगर मान लो चावल की खेती नहीं हो सकती क्योंकि वहाँ पे पानी नहीं है, मिट्टी नहीं है वैसी, तो ऐसा नहीं कि वो चावल खाने के लिए उन्होंने मान लो ऐसे फ्रूट्स पे उन्होंने डिपेंडेंसी अपनी स्टार्ट करी जहाँ से उन्हें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत ना पड़े, या उन्होंने वो ज़्यादा मीट खाने पर उनका भरोसा होने लगा। लेकिन अगर कहीं पर राइस ज़्यादा होता है नेचुरली, तो वहाँ के लोगों की फूडिंग हैबिट्स में राइस ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस। ऐसा क्यों था, क्योंकि टेक्नोलॉजी क्या थी, लो थी। ठीक है, और ह्यूमन डिपेंडेंसी, इंसानों की जो डिपेंडेंसी थी वो ज़्यादा थी नेचर पे। इसको हम अगेन मैं क्या कह रहा हूँ, इसको हम क्या कहते हैं, देखो आपसे MCQ कैसे पूछेगा, एक एग्जाम्पल दे सकता है, पूछेगा किसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो आगे की चीज़ समझने के लिए ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना ज़रूरी है। फिर अच्छा इसीलिए इंसान क्या करता था, इसीलिए इंसान नेचर से डरता था। ठीक है, जैसे मान लो पानी बरसा तो इंसान क्या करता था, प्रकृति के तौर पे उसकी पूजा करता था, या सूरज है उसकी पूजा करता था कि अच्छा हाँ, मान लो बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ी, किसी साल लोगों की डेथ हो गई, तो इंसान को समझ में नहीं आता था कि अच्छा हाँ, सूरज ऐसा क्यों कर रहा है, तो उन्होंने क्या किया, उसकी पूजा करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो इस तरह से साइंस के हिसाब से जो नेचुरलाइजेशन है उसने ह्यूमंस के डेवलपमेंट में पार्टिसिपेशन किया, यानी नेचर ने ह्यूमंस के बिहेवियर को चेंज किया। अब धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे ये होता है। ठीक है, देखो ये लिखा है डेफिनेशन जो है, इंटरेक्शन बिटवीन प्रिमिटिव ह्यूमन सोसाइटी एंड स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर, यानी जो पुरानी ह्यूमन सोसाइटी थी और स्ट्रॉन्ग फोर्सेज ऑफ नेचर थे उनके बीच में कैसे इंटरेक्शन होता है, उसको डिटर्मिनिज्म कहते हैं। फिर क्या हुआ, अगला पार्ट ये आता है, जब उन्होंने नेचर को समझना शुरू किया, उन्हें पता चला कि भाई पानी बरसने का रीज़न ये नहीं है कि कोई ऐसा है कि अच्छा ऊपर से पानी बरसाता है और हम गुस्सा करते हैं, या वो गुस्सा हो जाएगा तो पानी ज़्यादा बरसाएगा, या सूरज हमसे गुस्सा हो जाएगा तो ज़्यादा हीट देगा, ऐसा नहीं है। जब इंसान ने नेचर को समझना शुरू किया, और क्या समझा, जैसे मान लो कि कहीं पे उसको समझना चाहिए कि खेती करने के लिए हमको ऐसा नहीं कि ऑटोमेटिक हो जाता है, अगर हम पानी डालें या किसी तरह की क्रॉप के लिए बीज डालें या वहाँ पर उर्वरक डालें, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, तो वो खेती हो सकती है अगर क्लाइमेट अलाउ करता है। तो इंसान ने नेचर को जब समझना शुरू किया तो उसने अपनी जो पॉसिबिलिटीज़ थी, अपनी जो संभावनाएं थी, उनको बढ़ाया। ठीक है,
उसने क्या किया कि भाई अच्छा हाँ, अगर सूरज से समझ में आया कि अच्छा हाँ, सूरज की वजह से सूरज कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा हाँ जिसको हम कंट्रोल कर सकें या कुछ ऐसा है, बट हम क्या कर सकते हैं उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो उसने अपनी पॉसिबिलिटीज़ को उस अकॉर्डिंग बढ़ाना शुरू किया। तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? पॉसिबिलिज्म। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस, यानी ह्यूमन ने नेचर की तौर पे एडजस्ट किया। फिर क्या हुआ? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। सेकेंड अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या लिखा था? ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, मतलब नेचर का बदलाव होने लगा ह्यूमंस के हिसाब से। कैसे? जैसे मान लो कि एक नदी जा रही है, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस क्या हो सकता है कि नदी ने किसी दिन बाढ़ आई और वहाँ पर लोगों को तबाह कर दिया या वहाँ पे बर्बादी आ गई। ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या हो सकता है कि यहाँ पे बांध बना दिया गया। ठीक है, तो इस जो नेचुरल चीज़ थी इसको बदलना पड़ा। क्यों बदलना पड़ा? क्योंकि ह्यूमन ने इस पर बांध बना दिया, क्योंकि उसने सोचा समझा। ठीक है, तो ये दोनों कॉन्सेप्ट हैं। इससे क्या आता है? पॉसिबिलिज्म। क्यों? जब इसने बांध बनाया तो उसको पॉसिबिलिटीज़ दिखी, यहाँ से वो बिजली बना सकता था और बाकी सारी चीज़ें कर सकता था। उसको हम पॉसिबिलिज्म कहते हैं। ठीक है, अब बात यह है कि इसी से अगर आप आगे बढ़ते जाओ, पॉसिबिलिज्म से आगे बढ़ो ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर की तरफ, तो आता है नेचर को डिस्ट्रॉय करना। ठीक है, नेचर को डिस्ट्रॉय मतलब आप नेचुरल चीज़ों में, नेचुरल उसमें हैबिटाट हो गया या नेचुरल जो एनिमल्स हो गए, उनमें आपने क्या किया? उनमें इंटरफेयर करना शुरू किया ह्यूमंस ने। और इसका प्रभाव है कि आप आज कई सारी चीज़ें ऐसे देखते हो जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कह सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं कि इंसानों ने पोचिंग करनी शुरू की, जिसको हम कह सकते हैं कि उसने कई सारे एनिमल्स के नेचुरल हैबिटाट को ख़त्म कर दिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हुई? पॉसिबिलिज्म के नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। ठीक है, कि इंसान ने अपने जो पॉसिबिलिटीज़ थी उनको बढ़ाने के लिए नेचर के साथ समझौता नहीं किया, बल्कि नेचर को ख़त्म करना शुरू किया। यहाँ से क्या होता है? अगला एक टर्म आता है, एक साइंटिस्ट कह सकते हो, जोग्राफर कह सकते हो। ठीक है, उनका नाम था ग्रिफिथ टेलर। अब देखो एमसीक्यू सीधा सीधा बनेगा। ठीक है, सीधा एमसीक्यू है नाम पे। ग्रिफिथ टेलर कौन था? दो बन सकता है, तो नाम दे देगा, पूछेगा इन्होंने किस चीज़ के बारे में बताया था। दूसरा इसका नाम दे देगा मिडिल पाथ, ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन का मिडिल पाथ किसने दिया था। चार ऑप्शंस आपको दे देगा। तो दो तरह से आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, तो नाम आपको याद रखना ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मैं एमसीक्यू ऐड कर लेना। ठीक, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक वर्ड दिया, नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म क्या है? नियो डिटर्मिनिज्म, नियो में होता है नया। ठीक है, नियो में होता है नया। तो नियो डिटर्मिनिज्म ये कहता है कि अगर आपके पास दो कॉन्सेप्ट हैं, ठीक है, तो एक मिडिल पाथ खोजा उन्होंने कि भाई ऐसा है, जब तक आप नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन या ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर से काम चल रहा है ठीक है, अदरवाइज हमें एक मिडिल पाथ खोजना चाहिए कि पॉसिबिलिटीज़ भी रहें और नेचर को चेंज भी ना होना पड़े। ठीक है, मतलब अगर बांध बनाया तो बड़े बांध बनाने से अच्छा है कि अगर इतना ज़्यादा डिस्ट्रॉय हो रहा है हैबिटाट या फिर मछलियों के लिए समस्या आ रही है, क्लाइमेटिक सिचुएशंस ख़राब है, तो आप क्या कर सकते हो? बीच का रास्ता खोजो, छोटे छोटे बराजेस बना लो। ठीक है, तो ये क्या है? मिडिल पाथ। मिडिल पाथ से क्या होगा? नेचर भी आपका सेफ रहेगा और ह्यूमंस की पॉसिबिलिटी भी चलती रहेगी। तो ये मिडिल पाथ था। किसने नाम दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। क्या नाम दिया? नियो डिटर्मिनिज्म। ठीक, ये क्या कहता था कि दोनों चीज़ों को साथ में लेकर ह्यूमंस को चलना चाहिए। मतलब अगर मान लो आपका शेर का हैबिटाट डिस्ट्रॉय करने से ही सब कुछ नहीं होता, आप क्या कर सकते हो? उसे कंजर्व कर सकते हो, उसे रिलोकेट कर सकते हो और फिर वहाँ पर कुछ और काम कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्या था? नियो डिटर्मिनिज्म। किसने दिया था? फिर से कह रहा हूँ, किसने दिया था? ग्रिफिथ टेलर ने दिया था। ठीक है, इसके एक दो और ऐसे स्टॉप एंड गो भी कहते हैं। स्टॉप एंड गो क्या होता है? जैसे मान लो कि तुमने रेड सिग्नल देखा तो क्या होता है? रुक जाते हो। ग्रीन सिग्नल देखा तो बढ़ जाते हो। जैसे मान लो नेचर आपको इंडिकेशन दे रही है कि नहीं भाई अब आपको क्या करना चाहिए, अब आपको रुक जाना चाहिए, मतलब और डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। तो ऐसा नहीं कि अच्छा हाँ आपने शुरू कर दिया सब कुछ काट डालो, ऐसा नहीं है। आप स्टॉप करो, कुछ दिन उसको नेचर को ग्रो करने का मौका दो, फिर जब आगे बढ़ जाए नेचर ग्रीन सिग्नल दे तो आप गो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से इसका नाम एक और है, स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म एंड नियो डिटर्मिनिज्म। फिर अगली बात क्या है यहाँ पे? अच्छा, ये हिस्ट्री है। ठीक है, कॉरिडोर्स ऑफ टाइम ह्यूमन ज्योग्राफी, मतलब जैसे हिस्ट्री बढ़ी, ठीक है, थ्रू द टाइम के साथ साथ जो हमारे अलग अलग स्कूल्स थे, मतलब ह्यूमन ज्योग्राफी का डेवलपमेंट कैसे हुआ। तीन इंपॉर्टेंट हैं। कभी कभी पूछ सकता है जैसे बैच द फॉलोइंग, ये ऐसे करके दे देगा, ह्यूमनिस्टिक, रेडिकल एंड बिहेवियरल। देखो अगर आप नाम समझते हो, बिहेवियरल मीन्स क्या होता है? बिहेवियर। ठीक है, वेलफेयर मीन्स क्या होता है? किसी का वेलबींग करना, किसी का अच्छा करना। अब इसमें क्या है
ठीक है। रेडिकल मीन्स क्या होता है, थोड़ा सा कठोर होना। अब वेलफेयर स्कूल क्या कहता है, वेलफेयर स्कूल कहता है किसके बारे में बात करता है, अलग अलग तरह की सोशल वेलबींग के बारे में। जैसे मान लो कोई गरीब है, ठीक, तो उसके बारे में अच्छा हम कैसे करें, या मान लो किसी के पास पावर्टी का प्रॉब्लम है, या मान लो किसी के पास खाने का प्रॉब्लम है, तो अच्छा कैसे करें। ह्यूमन ज्योग्राफी इसके बारे में बात करती है। दूसरा क्या है, बिहेवियरल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल क्या कहता है, ये लिव्ड एक्सपीरियंस, जिस एक्सपीरियंस में मैं जिया हूँ। जैसे मान लो कि मैं कहीं पर जाकर के मुझे एक्सपीरियंस हुआ एज अ पर्सन कि यहाँ पर इस तरह की चीज़ें ही उगाई जा सकती हैं, तो मैं वहाँ पर लोगों का भला नहीं कर सकता, ठीक है। ऐसा मान लो मुझे क्या करना है, मान लो मुझे अपने एक्सपीरियंस से पता चला कि अच्छा हाँ यहाँ पर शेर नहीं रह सकता। अब ये कहो कि मैं शेर का वहाँ पे भला कर दूँ, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इस स्कूल की इस तरह की जो थॉट प्रोसेस थी उसको कैंसिल किसने किया, इसने किया, ठीक है। तीसरा क्या है, रेडिकल स्कूल ऑफ थॉट। अच्छा, मार्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, आप पॉलिटिकल साइंस में भी पढ़ते हो, थोड़ा बहुत हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो अब मार्क्स की थियरी क्या थी, इसमें मैं बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बट हाँ ये है, ये सिर्फ क्या कहता है, रेडिकल स्कूल इसकी बात करता है कि मार्क्स की जो फिलॉसफी थी उसके आधार पर जो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। देखो, मार्क्स जो नीचे का तबका डिप्राइव्ड सेक्शन था उसकी ज़्यादा बात करता है, ठीक है, तो उसका कॉज क्या है इसके बारे में रेडिकल स्कूल बात करता है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी के 3 स्कूल हैं। स्कूल मीन्स क्या होता है, 3 तरह की आप कह सकते हो थॉट प्रोसेस डेवलप हुई। पहला क्या है, बिहेवियरल स्कूल। बिहेवियरल स्कूल क्या कहता है कि भाई ये मेरा एक्सपीरियंस जो है, मैंने जो बिहेवियर से सीखा है उस पर मैं ज़्यादा विश्वास करूँगा। तो आपसे क्या है, बिहेवियर किस पे है, लिव्ड एक्सपीरियंस। वेलफेयर क्या होता है, वेलबींग से रिलेटेड है, किसी का मैं भला कैसे करूँ। और रेडिकल स्कूल किसकी बात करता है, मार्क्स की बात करता है। अब भाई एमसीक्यू कैसे बनेगा, एमसीक्यू देखो मैंने बताया ये मैच द फॉलोइंग का एमसीक्यू है। देखो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस भी आते हैं, ठीक है। सीधा आपसे क्या कहेगा, एक तरफ देगा इस तरह से, एक तरफ दिया ए सेक्शन, एक तरफ दिया बी सेक्शन, ऑप्शन 1 2 3, ऑप्शन स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। यहाँ पे लिखेगा वेलफेयर स्कूल, यहाँ पे लिखेगा बिहेवियरल स्कूल, यहाँ पे लिखेगा रेडिकल स्कूल, यहाँ पे लिखेगा मार्क्स, यहाँ पे लिखेगा वेलबींग, और यहाँ पे लिखेगा एक्सपीरियंस, और कहेगा मैच कराओ। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है वेलफेयर मीन्स वेलबींग, ऑप्शन बी से मिल जाएगा, रेडिकल मीन्स मार्क्स, बिहेवियर मीन्स लिव्ड ऑन एक्सपीरियंस। तो हमारा ये ऐसे एमसीक्यू बनेगा, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट ये चैप्टर खत्म है यहाँ पर, ठीक है। ये बहुत ही छोटा चैप्टर था, ह्यूमन ज्योग्राफी स्कोप जो हमारा है बहुत ही छोटा चैप्टर है। इसमें से मैंने बता दिया 3 से 4 सवाल बनते हैं। इससे ना तो एनसीईआरटी के मतलब बोर्ड के एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ना तो यहाँ पे 1-2 सवाल बन गए तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, तो इससे ये चैप्टर तो ख़त्म है। अगले लेक्चर में हम लोग अगला चैप्टर जो हमारा है वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है, डेंसिटी ग्रोथ, ये वाला हम चैप्टर पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं वीडियो ख़त्म करूं, एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि हम अपने इस चैनल पर CUET 2023 की एक पूरी तैयारी करा रहे हैं आप लोग सभी को। कई सारे हमारे कोर्सेज शुरू हो चुके हैं, तो मेरी ये आप लोगों से कह सकते हो, आप लोग जहाँ भी देखते हो कि अच्छा हाँ कोई ऐसा नीडी चाइल्ड है जिसको इसकी ज़रूरत है, जिसे कहीं पर एडमिशन चाहिए, उसे आप इस चैनल का सजेशन दो कि अच्छा यहाँ पर आप जाओ, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जो पढ़ा तो रहे हैं बट दे आर चार्जिंग, ठीक है। हम आपसे 1 पैसा नहीं चार्ज करेंगे और क्वालिटी एजुकेशन देना हमारी गारंटी है। सारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारी, बहुत थ्रू आउट जो ईयर्स हैं दे हैव लाइक कह सकते हो डिकेड्स तो नहीं कहूँगा बट एटलीस्ट कई सारे 10 ईयर्स 7 ईयर्स 8 ईयर्स इससे कम का एक्सपीरियंस किसी को नहीं है टीचिंग की फील्ड में। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए, किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो ऑब्वियसली हमारे साथ आप आइए, और कमेंट सेक्शन है आपके लिए बिल्कुल खुला हुआ है, आप अपनी बातों को वहाँ रख सकते हैं। जो भी कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं आप उन पर हमसे संपर्क कर सकते हो। बस एक चीज़ आप याद रखो, क्या, ज्ञान कलश। यहाँ से आपकी सारी समस्याएं जितनी भी हैं फ़िलहाल के लिए CUET 2023 से संबंधित उन सभी समस्याओं का हम आपके समाधान कर देंगे, ठीक है। इसी के साथ अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।